हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम नाभिकीय रसायन पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसमें हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी और एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर इज़ गुड और बैड। देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु सपोर्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड एटलीस्ट एज मैनी हु अपोज इट। अब अपन इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। ये देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के क्या एडवांटेजेस हैं और साथ में क्या डिसएडवांटेजेस। One nuclear plant will make 2 or 3 GW of the power as much as a large coal plant or about 1000 to 1500 large wind turbines. No one disagrees that nuclear is a very effective way to generate enormous amount of energy. सबसे बड़ा एडवांटेज न्यूक्लियर एनर्जी का क्या है कि बहुत थोड़े से न्यूक्लियर मटेरियल से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। Nuclear plant produces much lower carbon emission than fossil fuel plants. दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि जब हम कोयले को या पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं तो जो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, वो ज़्यादा होता है। और अभी आप लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ रहे होंगे कि कार्बन उत्सर्जन हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं वो इसका विरोध करते हैं कि कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। न्यूक्लियर प्लांट्स कैन हेल्प टू रिड्यूस कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन imported oil from the unstable regions such as the Middle East. Countries without large fossil fuel supplies find nuclear an attractive option. दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल, डीजल हैं, उनके लिए हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन साथ में इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट्स रिमेन डेंजरसली रेडियो एक्टिव फॉर मैनी ईयर्स, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ सेफली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनमें जो रेडियो सक्रिय पदार्थ बच जाते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनमें रेडियो सक्रियता कई सालों तक बनी हुई रहती। Nuclear plants aren't sustainable or renewable forms of energy because they rely on mining limited reserves of uranium. They are not zero carbon either because it takes a lot of energy to mine that uranium. और न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, जो यूरेनियम चाहिए, उस यूरेनियम की माइनिंग भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। न्यूक्लियर प्लांट्स आर एक्सपेंसिव एंड टेक मैनी ईयर्स टू कंस्ट्रक्ट, यूजुअली इन द फेस ऑफ फेयरस पब्लिक अपोजिशन। जो न्यूक्लियर प्लांट्स को जब बनाया जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्लांट को बनाना ही अपने आप में बहुत खर्चीला है। साथ में क्या होता है कि क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थ जो हैं वो एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं तो इसलिए लोगों का विरोध भी इसमें शामिल होता है। न्यूक्लियर प्लांट कैन प्रोड्यूस लॉन्ग रेंज एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन तो इनसे होगा ही। सिंस न्यूक्लियर प्लांट्स नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कूलिंग वाटर, they are often built at the cost but then makes them dangerously susceptible to rising the sea levels and the earthquake and tsunamis. अब न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए हमको कूलिंग सिस्टम चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए जो कि उसको ऊष्मा को अवशोषित कर ले। इसलिए ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ये कहाँ बनाए जाएंगे? कोस्टल एरियाज़ में बनाए जाएंगे। तो सी लेवल्स के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और जब सी लेवल पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उससे अर्थक्वेक्स और सुनामीज आने का खतरा रहता है। एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब इसके हम कुछ फोटोग्राफ्स भी देखते हैं जो आप न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में देखते रहते हैं कि एनिमल्स पे रेडिएशंस का, गामा रेडिएशन का स्पेशली कितना एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं लेकिन इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस भी हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट यूजेस क्या होता है इनका? The radiation that comes from a radioisotope has its intensity reduced by matter between the radioactive source and the detector.
Detectors are used to measure this radiation to measure the thickness of the plastic, rubber, paper and other materials. अब जब फैक्ट्रीज़ के अंदर प्लास्टिक, रबर, पेपर या मटेरियल्स की कोई शीट्स बनाई जाती है तो उनकी मोटाई या उनकी थिकनेस को चेक करने के लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। उनसे क्या होता है देखिए, जैसे क्योंकि रेडियो सक्रिय पदार्थों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिटेक्टर के द्वारा, तो उनसे ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रोडक्शन की क्वालिटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है। इसके जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका यूज़ क्या है, जो पाइपलाइंस वगैरह होती है उनमें कहीं भी अगर लीकेज हो रहा हो तो वो रेडियो सक्रिय पदार्थ हम डाल देते हैं उसमें। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जब आएगा तो अगर थोड़ा बहुत भी लीकेज किसी पाइप में होगा तो उससे हमें पता चल जाता है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, मेडिकल साइंसेज में। द गामा रेज आर यूज टू स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड फॉर फूड। इट किल्स बैक्टीरिया एंड डज नॉट डैमेज द पैकिंग। गामा रेज अपन को पता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उनकी वेधन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो उन सबको स्टेरलाइज करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम उनके ऊपर गामा रेडिएशन डालते हैं, सारे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से फूड खाने को जब हम पैकिंग में रखते हैं तो बैक्टीरिया को मारने के लिए भी गामा रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। और इसके सबसे अच्छी बात क्या है कि वैसे फूड को या खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, पॉइस्चराइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पैकिंग में नहीं कर सकते, हम मतलब हमें पहले इन फूड को पॉइस्चराइज करना पड़ेगा फिर उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन गामा रेडिएशन के साथ फ़ायदा क्या है कि ये पैकिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और जो फूड मटेरियल के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको ये मार देता है बिना पैकिंग को नष्ट किए बिना या ख़राब किए बिना। In nuclear medicines, short-lived isotopes are used as a radioactive traces that patients receive orally via inhalation or injection. The trace emits gamma rays from the target area in the patient body, allowing the specialized machines to produce images for review by a physician. Positron emission tomography, जिसको हम बोलते हैं PET, scans are an example of the radioisotope used in the nuclear medicine फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। अब क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बॉडी में या तो ओरली मतलब मुंह के द्वारा पेशेंट में डाला जाता है या फिर इनहेल किया जाता है, उसको सूंघाया जाता है या फिर उसका इंजेक्शन दिया जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। तो अब क्या होगा कि जो उसमें से जो गामा रेडिएशंस निकलेगी उन गामा रेडिएशन को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, तो वो बॉडी में जिस पार्ट में जाएंगी जो जो फंक्शंस होगा उन सबको हम स्कैन कर सकते हैं और उससे हमें ये पता चल जाता है कि बॉडी में किस जगह क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे सीजियम 137 इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। ये देखिए, ये जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया ना हमको कि अगर हम गामा रेडिएशन किसी फ्रूट पे डालते हैं, ठीक है, तो ये इसके बाहर से कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, सीधा अंदर जाके जो बैक्टीरियाज होंगे उनको ख़त्म कर देगी। और ये आपको दिखाया है कि जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाल के डिटेक्टर करते हैं तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर डायग्नोस हो जाए कि बॉडी के अंदर किस जगह क्या प्रॉब्लम चल रही है। कार्बन हैज़ 15 आइसोटोप्स, कार्बन के 15 आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। एंड कार्बन 14 इज़ फेमस फॉर बीइंग एबल टू टेल द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकॉज कार्बन 12 isn't taken in by dead matter and because it has a half-life of about 5400 years, archaeologists can use it to date the fossils and the bones. ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कार्बन डेटिंग किस तरीके से होती है। यहाँ एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा है, इसके बॉडी में आ रही है। तो क्या हो रहा है, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। जब कोई डेड हो जाता है तो अब क्या होगा, अब बाहर से इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। कार्बन जो 12 है वो रेडियो आइसोटोप नहीं है, जो लेकिन जो कार्बन 14 है वो क्या है, रेडियो समस्थानिक है। तो वो उस धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाएगा, उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से,
और फिर हम उसकी एज का पता लगाएंगे। ये बोन्स में और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं पुरानी चीज़ों को इसी के द्वारा पता लगाते हैं, उसकी एज कितनी हो गई, उसकी आयु कितनी होगी, इस बात का पता लगाते हैं। The discovery of radioactivity has had an enormous effect on the development of science and technology. ये अपन ने जो अभी सारी चीज़ें पढ़ी है उससे हम क्या कह सकते हैं कि रेडियो सक्रियता की वजह से हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। दिस डिस्कवरी मार्क द बिगनिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ इंटेंस स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और इससे हमें द्रव्य की संरचना के बारे में और उसकी बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में हमें पता चला है। New possibilities arising from the application of nuclear energy to power engineering, industry, and many other areas of human activity all stem from the discovery or capacity of the chemical elements to undergo the spontaneous transformation. More than 10 Nobel Prizes in physics and chemistry have been awarded for the work related to the study and the use of radioactivity. तो ये देखिए आप कितना इम्पॉर्टेंट है, 10 नोबेल प्राइजेस इस चीज़ रेडियो एक्टिविटी और उससे रिलेटेड रिसर्च के लिए मिले हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट मैनी अदर पीपल आर डेड और इवन सफ़र फ्रॉम इफेक्ट्स until now. Despite the gorgeous advantage of uranium in energy production, the human safety must always be the first consideration. लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये भी पता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो हालत है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी की पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। थैंक यू।